आपके बचपन के बारे में कैसा रहा आपका बचपन? मेरे बचपन में मेरी इच्छा थी मैं पढ़ूं, क्योंकि वहाँ सारा परिवार एक साथ ही होता है, क्योंकि कजन्स में शादी होती है, मामा चाचा जो भी वो सारे इकट्ठे रहते हैं, तो अलाउ नहीं किया हमें पढ़ने के लिए। मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हुई होगी जो मैं पाकिस्तान में पैदा हो गई, वरना मैं हिंदुस्तान की लिए, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी बहुत पसंद है। आज़ादी, सुकून। 2020 की बात है, 19 की। उनसे पबजी गेम में मेरा लड़का राज खेलता था, उसके साथ मैं भी खेलने लगी, तो फिर ये हमें मिल गए मीना जी। वैसे तो गेम में बहुत सारे लोग आते थे, बट इनके साथ बातचीत होते होते तो कुछ चीज़ें हमारी मिल रही थी। तो आपको नहीं लगा कि आप एक ऐसी लेडी से बात करें जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और ऑलरेडी डाइवोर्स हो गया है? वो सऊदी अरब में छोड़ के चला गया था, इसने पूरा अपने कहानी बताई, तो मुझे भी इस चीज़ का वो लगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जैसा इसके साथ करा गया। तो आप लोग नेपाल में क्यों मिले? आप इंडिया भी तो आ सकते थे। और इन्होंने अपना पासपोर्ट बनाने के लिए भी दिया, पर इनका पासपोर्ट बन नहीं रहा था और मेरा जल्दी बन गया। हम उसके पहले पासपोर्ट नहीं था आपके पास? ना मेरे पास था ना इनके पास, आज भी इनके पास आज भी नहीं है। तो मैंने इसको यही बोला, तुझे आना है साथ मेरे तो बच्चों को साथ लेकर आइए, क्योंकि हम भी ऐसे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की खुशी के लिए बच्चों की खुशी मर जाए। लेकिन किसी और के बच्चे पाले। तो आपको डॉक्टर ए.पी. सिंह सर कैसे मिले? लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया, पूछताछ, ये वो, हम परेशान हो जाते थे, रोते रहते थे। इतना डर हमारे अंदर था, बस क्या ही बताऊं। फिर हमें इनके बारे में किसने बताया। सर आप सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की बेटी, भारत की बहू, या कोई ISIS? अगर ये आतंकी है, आपने जैसे सवाल, जासूस है, स्पाई है, आप डबल फांसी दो, हम फांसी का बंदा खींचेंगे इसका। हमें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, SIT पर भरोसा है। सचिन जी, सीमा जी, डॉक्टर ए.पी. सिंह सर, आप सबका द कुछ भी शो में बहुत बहुत स्वागत। बस मेरी गाड़ियाँ हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने घर पे बुलाया और पॉडकास्ट करने का मौका दिया। मैं बहुत आभार प्रकट करूँगा आपके प्रति। थैंक यू, आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। और आप दोनों को तो इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा देश ही आपको प्यार करता है और जानता है। जी, ठीक है, तो सबसे पहले सीमा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में, कैसा रहा आपका बचपन? हमारा बचपन बहुत साधारण रहा, और जैसे वहाँ की सोच तो आपको पता ही है, जहादी है। जी। मेरे बचपन में मेरी इच्छा थी मैं पढ़ूं, मगर मैं नहीं पढ़ पाई। फिर भी जूते खा खा के थोड़ा सा जितना मुझे आता है पढ़ना, जी। वो मैंने पढ़े। उसके पीछे भी बहुत दुख देखे मैंने। जी। बहुत बड़ी इच्छा थी, एक सपना था, काश मुझे पढ़ने आता। बट मुझे पढ़ने को वहाँ मेरे मामा, जब मेरे पापा, क्योंकि वहाँ सारा परिवार एक साथ ही होता है, क्योंकि कजन्स में शादी होती है, मामा चाचा जो भी वो सारे इकट्ठे रहते हैं, जी। तो अलाउ नहीं किया हमें पढ़ने के लिए। कितने आपके भाई भाई बहन थे? हम 3 बहन 1 भाई। 3 बहन 1 भाई। मैं तो दूसरे नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे, तो कौन सी क्लास तक पढ़ पाए आप? मैं 5वीं तक पढ़ पाई, वो भी वहाँ की एक सरकार बेनज़ीर भुट्टो थी, उन्होंने घर बैठी लड़कियों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भेजे, उनके थ्रू मैं पढ़ पाई। पढ़ पाए। आपकी शादी किस साल में हुई? मेरी कितने साल के थे? 2014, मैं तब बहुत छोटी थी, 16 से 17 साल की थी। 16 से 17 साल में शादी। हुँ। तो फिर उसके बाद का आपका जीवन कैसा रहा? उसके बाद भी वहाँ की जीवन नॉर्मल है, क घर में खाना बनाओ, रोटी खाओ और कपड़े धो, काम करो बस, और कुछ स्पेशल नहीं था। हाँ, मुझे इच्छा थी, मुझे अच्छा लगता था वीडियो, यहाँ जैसे टच फ़ोन थे हमारे पास, आदमियों के पास थे, औरतें तो नॉर्मल नहीं रखती थी वहाँ पे। तो फिर मन था काश मैं वीडियो बनाऊँ, काश मैं फ़ोटो खींचूँ, बट अलाउ नहीं होता था वहाँ पे। साधारण सी लाइफ़। लेकिन आज फ़ोटो खींचते-खींचते आपको सारा, हुँ। मतलब मैं कहूँगा कि पूरा भारत जानने लगा और पाकिस्तान में भी लोग जानते ही हैं आपको सब। सब जानते हैं, और यही खूबसूरती है यहाँ की। हुँ। यहाँ का पति पति नहीं दोस्त बन के रहता है, और यहाँ पे यहाँ का जो कानून है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ की औरत भी आदमी बराबर है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपकी जब शादी हुई उसके बाद आपके 4 बच्चे हुए, पर वहाँ से आप छोड़ के आपको सचिन जी कैसे मिले? ये मैंने थोड़ी वहाँ दास्तान। पे मैंने नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ा गया था। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो गया था? क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल ही है, एक बीवी छोड़ के दूसरी करना, दूसरी छोड़ के तीसरी करना, वहाँ पे ये सब नॉर्मल है। वहाँ पे इसको बुरा नहीं माना जाता, ना ही क्राइम माना जाता है। तो इसी कहानी में ही और औरतों के पीछे के चक्करों में मुझे छोड़ा गया। उसके बाद सचिन जी तब मैं घर पे, हम ये 2020 की बात है, 19 की। तो मुन्नी छोटी-सी पैदा हुई थी नई-नई, तो इनसे पबजी गेम में मेरा लड़का राज खेलता था, उसके साथ मैं भी खेलने लगी, तो फिर ये हमें मिल गए मीना जी। वैसे तो गेम में बहुत सारे लोग आते थे, पर इनके साथ बातचीत होते-होते तो कुछ चीज़ें हमारी मिल रही थी। जैसे मेरी माँ नहीं थी,
और मैं अकेली थी और ये भी अकेली वो अपनी दुकान पे जाते थे, फिर वही मुझसे बात-वात करते थे। इनकी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, बच्चों के बारे में जानने के बाद भी मेरा एहसास करते थे। मैं उसी टाइम पे मेरे अब्बू की डेथ हो गई, तो ये मेरे लिए रोए, उनको दुःख हो रहा था क्योंकि हम फ्रेंड बन चुके थे, तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन आपको ये पता था कि ये हिंदुस्तान में, आप पाकिस्तान में? हाँ, बिल्कुल पता था बिल्कुल। और मतलब एक तरह से हैरत होती थी। पाकिस्तान में लोगों के दिमाग में बहुत गंदगी भरी हुई है। जी। कहते हैं कि वहाँ मुसलमान नहीं है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, नमाज़ नहीं पढ़ते। तो मैं इनको कहती थी कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? स्पेशली वहाँ पे हर शाम को 6 बजे पीटीवी होम एक न्यूज़ चैनल है। वहाँ पे 6 बजे शाम को हिंदुस्तान में कश्मीर या मुसलमान के ज़ुल्म दिखाते हैं कि ये ज़ुल्म हो रहा है, ये ज़ुल्म हो रहा है, स्पेशली इंसान के माइंड में भरने के लिए। तो मैं भी वो देखती थी तो मुझे बुरा लगता था, यार ऐसे क्यों हो रहा है? फिर मैं इनसे पूछती थी कि यार तुम लोग ऐसे क्यों हो के इतना बेचारों पे इतना ज़ुल्म करते हैं? फिर मुझे दिखाता था कि ये मुसलमान है, ये मस्जिद है, ये अज़ान हो रही है, नमाज़ हो रही है। तो तब मुझे पता पड़ा यार यहाँ पे तो गलत बातें दिमाग में भरी गई हैं। हम एक-दूसरे मुझे अच्छा लगता था इनसे पूछना कि हिंदुस्तान में क्या है, क्या नहीं है? तो ये मुझे दिखाते थे, बताते थे, मुझे भी अच्छा लगता था तब। हुँ। तो आपकी जब इनसे बात होती थी सचिन जी, तो आपको नहीं लगा कि आप एक ऐसी लेडी से बात कर रहे हैं जिसके ऑलरेडी 4 बच्चे हैं और ऑलरेडी डाइवोर्स हो गया है? तो आपने क्या सोचा उस टाइम? क्या विचार आया आपके मन में? कि शुरू-शुरू तो हमने 6 महीना तक हम ऐसे ही बात करते रहे। फ्रेंड बात करते-करते फ्रेंडली 6 महीने तक ऐसे ही, मतलब? हाँ, फ्रेंड रहे। फ्रेंड रहे। पबजी खेलते रहे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते रहे और हाल-चाल यानी कि ठीक हो, घर पर सब ठीक है, बस ऐसे ही बात करते रहे। उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे पता पड़ी कि एक लड़का है, फिर उसके बाद लड़कियों की पता पड़ी। मैंने कहा कोई बात नहीं है। फिर इसने पूरी कहानी बताई अपनी मुझे कि मेरे पति थे और वो मुझे छोड़कर तलाक देकर सऊदी अरब चले गए हैं और यहाँ पर तो सभी को पता है कि उनकी सोच कैसी है, क्या कहती है उनकी सोच। तो वो तो ऐसे ही करते हैं जैसे कि एक को छोड़े, बीवी को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद बच्चे करे, कोई बात नहीं है, अपने आप खर्चा चलाएगी। वो ये चीज़ का एहसास नहीं करते, कोई तो मतलब नहीं इससे। कोई मतलब नहीं है, तो वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो इस चीज़ की तो हमें भी पहले से पता थी। तो वो सऊदी अरब में छोड़ के चला गया था, इसने पूरा अपने कहानी बताई, तो मुझे भी इस चीज़ का वो लगा कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था जैसा इसके साथ करा गया। उसके बाद हमारी बात फिर भी होती रहती थी, होते जब व्हाट्सएप दिन पे में कितनी बार बात करते थे आप लोग? देखिए मैं काम पे भी जाया करता था, रात को मेरी 7 बजे 8 बजे छुट्टी हो जाती थी। उसके बाद हम 12 बजे या 11 बजे तक पबजी खेलते थे। उसके बाद फिर हम वीडियो कॉल चलाकर और बात करते हैं जैसे बात करते थे और ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोन वीडियो कॉल पर ही चला रहता था। सुबह को फ़ोन स्विच ऑफ होता, हुँ। मिलता था। तो उसके बाद लेकिन आप लोगों को कभी ये डर नहीं लगा कि एक हिंदुस्तान में, एक पाकिस्तान में, जबकि दोनों एक दूसरे के कट्टर हैं? वो चीज़ तो है, हाँ, ख़ैर पता थी, मैं भी इससे कहता था, पर आदमी के एक बोलने का लहज़ा जो होता है, बोलने की तमीज़ जो होती है, उससे ही मुझे सब चीज़ की पता पड़ गई। मैंने कि ये कैसी है, कैसी नहीं है। वो तो आदमी अलग ही पता लगा लेता, तो इतना तो समझदार हूँ मैं भी। तो उसके बाद हमारी बात होती रहती थी, उसके बाद होते-होते पता ही नहीं पड़ा कि हमें ना तो इसने मुझे सीमा ने मुझे आई लव यू बोला, ना मैंने ये आज तक नहीं आई बोला? लव यू नहीं आज तक अब बोले हैं। हाँ। हाँ, प्रपोज़ अब नहीं बोले किया हैं, किसी पर ने। प्रपोज़ किसी ने ना इसने किया, ना मैंने किया, पर ऑटोमेटिकली ये घुलते-मिलते हुए चले गए। उसके बाद से बन गए। हाँ, 1 साल बाद हमारी आपस में दोस्ती हो गई वैसी। नहीं, तो आपने अपनी फैमिली को कैसे बताया, अपने घर वालों को, अपने भाई-बहन? क्योंकि अगर गाँव के अंदर बताओ कि एक ऑलरेडी लेडी जो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं, तो घर से विद्रोह नहीं हुआ? देखिए, हमारे जो मम्मी-पापा हैं, वो इतने यानी कि सीधे हैं, बहुत ज़्यादा सीधे हैं। उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है, ना तो वो बड़ा फ़ोन चलाते। बस वो काम से काम रखते हैं, इतने भी पढ़े-लिखे नहीं हैं। तो बस अपना काम से काम रखते हैं और फिर बस अपनी रोज़गारी जो किसी भी को कर ये नहीं था कि हाँ, हमने कभी शादी का प्लान किया है। किसी को ये नहीं, ये तो दोस्ती है, खत्म हो जाएगी। हाँ, फिर मैं एक बार घर पर बोल के गया था कि जब मैं दुकान पे काम करता था, मैंने दुकान पे भी बोला कि मुझे ऐसे-ऐसे मुझे वहाँ जाना है 6-7 दिनों के लिए। तो घर पर भी बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैं जब सीमा से मिलने नेपाल गया था, पहली बारी इतने दूर मैं कहीं घूमने गया था, लाइफ ना में? हाँ, तो मैं वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर घूमा होऊँगा। पहली बार ही जब सीमा से मिलने गया था, तो नेपाल
इतने दूर गया था। मतलब वो प्यार पूरा हुँ। ऊपर आ गया कि हाँ, अब मुझे जाना ही है और सीमा को लेके ही आना है। हाँ, तो जाकर हम नेपाल में मिले, नेपाल में मिलने के बाद मैंने लिया कमरा किराए पर इसे, फिर इसकी 8 बजे की फ़्लाइट थी, पर ये लेट हो गए, 10 बजे के करीबन में एयरपोर्ट पर उतरे। तो वहाँ से हम आए, 7 दिन हम वहाँ पर रहे। पशुपतिनाथ मंदिर भी घूमे, सब जगह घूमे नेपाल में, और बहुत अच्छे से हमारे 7 दिन गुज़रे, बहुत अच्छे से। उसके बाद जब लगी कि हाँ, हमारे 17 तारीख को वापसी थी, तो 14 तारीख से ही हमारे दिल में घुटन सी होने लगी। मैंने कि आज से 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन यहाँ बचे पर आने के लिए। हाँ, तो घुटन सी होने लगी। खैर मैं इसे बता तो नहीं था, खैर अपने अंदर ही रखता था मैं कि अगर मैं रोऊँगा इसके सामने तो ये भी रोएगी। पर इसको सँभालने के लिए मैं अपने अंदर ही रखता था चीज़ को। लेकिन जितने टाइम भी आप लोगों की बातचीत हुई है, जैसे ही आपसे मिलने आई, नेपाल आई, आप यहाँ से नेपाल गए, तो आपको नहीं लगा कि ये कोई जासूस हो सकती हैं जी नहीं, या कोई आतंकवादी हो सकती हैं जिसको आपने अपने प्यार में फँसा लिया है? ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरी भी इनसे फ़ोन के स्विच ऑफ हो जाए तो उसकी बात एक अलग है। यानी कि मैं दुकान पे भी काम करता था ना, तो वीडियो कॉल रख के ही जैसे दाल का कट्टा होता है उसी में फ़ोन को गाड़ देता था, और जब फ्री होता था, जब बात करता था परचून की दुकान है आपकी? हाँ, हुँ, पंसारी की दुकान पे मैं पता काम करता था करते थे। किसी और तो 24 घंटा ही हमारी बात होती रहती थी। सोते थे तो वीडियो कॉल पे धर के सामने सोते थे, और एक दूसरे की ये हर चीज़ की मुझे शेयर करती थी, मैं इसे हर चीज़ की शेयर करता था बातें, जो भी है। इनकी मैंने बुआ से भी बात करी थी, बहनों से भी बात करी थी, जब ये पाकिस्तान में थीं, तो बहनों से भी बात करी थी, बुआ से भी बात करी थी, और जो ये किराए पे रहती थीं, वो वहाँ पर भी उनसे भी बात करता था। तो 1-2 बार हमारी फ़ोन पे भी लड़ाई हो गई थी। फ़ोन पे लड़ाई हो जाने के बाद फिर जो मकान मालिक थीं, वो हमें समझाती थीं, "ए सचिन बेटे, सचिन बेटे, क्यों? क्या हुआ? नाराज़ हो?" मैं भी उन्हें माताजी कहता था। देखिए, मैं भी प्यार से बोलता, अदब से बोलता था कि माताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जाकर हमारी बात यानी कि करवाते थे आपस वो में। सचिन को बेटा ही मानती थी, वो बहुत अच्छी औरत थी। कहती थी जब सचिन पाकिस्तान आएगा ना, तो लेकिन जब आपने नेपाल जाने का फैसला लिया, आपने भी, तो मन में कोई शंका नहीं आई कि हम जा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है? देखिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमने ये चीज़ तो सोची भी नहीं थी, पर ये है कि हाँ, हमारा मन था कि एक बार मिल लेते हैं, और मिलने के बाद जैसे भी है 7 दिन में हमें जैसे लगा कि हाँ, बहुत अच्छे से रहेंगे, और बहुत अच्छे से रहे। उन तो 7 फिर दिन में क्या हुआ? 7 दिन में वही अपने घूमे-फिरे, बात करे, अपने और शादी जो भी शादी भी करी थी, पशुपतिनाथ मंदिर में भी घूमे थे। 2 दिन गए थे हम। पर ये फैसला एक कैसे दिन लिया तो कि वहीं पर करनी है शादी? एक दिन तो बंद मिला था, पर ये है कि शादी तो करनी थी, आगे वो वहाँ पर चली गई थी। वहाँ को जाना था मैं पाकिस्तान। आज जब इनसे मिली भी नहीं थी, तब भी मुझे मतलब अच्छा लगता था हिंदू धर्म की चीज़ें। तो फिर मैंने जब जैसे हमने वो मांग भरने वाली, मंगलसूत्र भरने वाली वीडियोज़ भी हैं हमारे पास वो सारी। मैं तो फिर जब यहाँ से मैं इनसे मिल के वापस गई, तो सब मुझे कहते थे, "ये बेटा ये क्या है?" मतलब मेरी जो दोस्तें थी, 1-2 उनको पता थी इनके बारे में कि ये हिंदू है, तो मुझे गालियाँ देती थी कि मिटाओ, मिटाओ, बट मैंने सिंदूर इनसे शादी के बाद कभी नहीं मिटाया था वहाँ पे जाके। सब लोग टोकते थे कि तू ऐसी हो गई, तू दोज़ख में जाएगी, तू नर्क में जाएगी, तूने मांग भर ली, हिंदू, हिंदू ऐसे, हिंदू वैसे, हिंदुओं के लिए बहुत बुरी छवि है वहाँ पे। तो पाकिस्तान में? हाँ, तो छवि बनाई जाती है मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है सचिन को, और इतने हिंदू भी वो गिरे हुए नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं। फिर मुझे अलग ही इनसे प्यार हो गया, हिंदू धर्म से ही प्रेम हो गया। मैंने कहा नहीं, गलतफ़हमी है लोगों के दिमाग में। मैंने बहुत कोशिश की, जैसे लोग वहाँ पे मुसलमान लोग जिहाद करते हैं, बातों से जैसे बातें करते हैं कि ये अच्छा है, ये गलत है। मैंने सबको समझाने की कोशिश करी कि नहीं ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म भी बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत है। तो भगवान जी के लिए बहुत गंदी छवि बनाई गई है वहाँ पे, कि भगवान जी ऐसे होते हैं, भगवान ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे गंदा करते हैं, मतलब बहुत गंदी छवि, जो कि मैं नहीं बता सकती। तो मैंने बहुत लड़ाई की लोगों से कि नहीं ऐसा नहीं, हिंदू धर्म बहुत खूबसूरत है। तो मुझे मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, यहाँ के छोटे से बच्चों के दिमाग में बहुत गंदगी भरी गई। तो मुझे उनसे चिढ़-सी होने लग गई कि नहीं भाई ये क्यों बोलते हैं ऐसे? नहीं तो आप लोग नेपाल में क्यों मिले? आप इंडिया भी तो आ सकते थे। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने अलग-अलग जगह वीज़ा अप्लाई करे, और क्योंकि वहाँ पे ना मुझे एक रूल, जैसे हम यूट्यूब से देखते थे तो यही था कि हाँ, अगर कोई आपको इनवाइट करता है इंडिया से तो आप जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। वरना नहीं जा सकते। तो इन्होंने वो भी सारा कुछ पूरा किया,
और इन्होंने अपना पासपोर्ट बनाने के लिए भी दिया, पर इनका पासपोर्ट बन नहीं रहा था और मेरा जल्दी बन गया। हम लोग दोनों ने साथ में अप्लाई किया था, जो उससे पहले पहले बना था। पासपोर्ट नहीं था आपके पास? ना मेरे पास था ना इनके पास, आज भी इनके पास आज भी नहीं है। तो मैंने इनके लिए ही पासपोर्ट बनवाया स्पेशली। पहला पासपोर्ट बनवाया मैंने सीमा नाम से। तो वो कोई जब मैं वीज़ा लगवाया था कहते ये नाम ब्लॉकेड है, तो आपको सीमा से नाम था चेंज करवाना होगा। फिर सीमा हैदर नाम से मैंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया। फिर लोग जो ऑप्शन उठा रहे थे 2 पासपोर्ट 2 पासपोर्ट, मेरे दिल में बेईमानी थी नहीं, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर बच्चों के अपने सब मैं अपने साथ लेकर आई। अपने अब्बू का शनाख्ती कार्ड था, वो जो भी कुछ मेरे पास था ना, मैं सब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स सारे साथ ले आई थी, अदरवाइज़ कपड़े और बच्चों का सामान। तो 7 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपने ये फैसला कर लिया कि आप हिंदुस्तान आएँगे? क्या आप दोनों के बीच में बातचीत हुई? बातचीत जब हम वहाँ से नेपाल से लौट रहे थे वापसी, अपने-अपने घर, अपने-अपने देश। एयरपोर्ट पर ही छोड़ने के लिए गया था, तो ये बोल रही थी कि मीना जी मेरा वहाँ पर मन नहीं लगेगा। खैर ये आई थी वहाँ से अकेली, तो मेरा वहाँ पर मन नहीं लगेगा। खैर मन तो था कि मैं इसको भी साथ ले जाऊँ, पर ये है कि बिन माँ के हम भी, यानी कि जो हमारी सगी माँ थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, पर पता है कि हमने भी कैसे दिन गुजारे हैं। और इसकी भी माँ थी, वो शुरू में ही ख़त्म हो गई थी। इसको भी पता थी कि बिन माँ के कैसे रहा जाता है। टाइम बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो बच्चे थे पाकिस्तान में, ये बोल रही थी कि मीना जी मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं आपके साथ चलूँ। या तो इसने इस मेरे को समझने की बात करी हो, यानी कि तो मैंने इसको यही बोला, देख तुझे आना है साथ मेरे, तो बच्चों को साथ लेकर आइयो, क्योंकि हम भी ऐसे रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की खुशी के लिए बच्चों की खुशी मर जाए। लेकिन किसी और के बच्चे पालना? वो किसी और के नहीं थे, वो थे सीमा के। और जो छोड़ के चला गया था उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। उसने तो सऊदी अरब में शादी कर चुका था, अपने बच्चे, और उसकी पहली भी बीवी थी, उसके 2 बच्चे थे। सीमा से पहले उसकी पहली भी बीवी थी, उसको भी छोड़ दिया। उसके जो 2 बच्चे थे, ना तो माँ ने अपनाए, ना वो बाप ने अपनाए। वो आज भी यतीम है। हाँ, 2 बच्चे इधर-उधर अब उसकी भी जो हैं। पहली माँ थी वो दूसरी शादी करके अलग हो गई, वो ये मेरे साथ इसमें हो गया। बच्चों का क्या कसूर है? माँ ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने दूसरी शादी कर ली, अब बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं आज भी। अब इनके अब्बू ने या जो भी है इनके साथ शादी करवाई फिर, और ये फिर 5-7 साल ये भी रिलेशन में रहने के बाद फिर ये सीमा को भी छोड़कर वहाँ पर सऊदी अरब में चला गया। सऊदी अरब में जाने के बाद वहाँ पर भी 5-6 साल हो चुकी। उसने ये नहीं सोचा, और मुन्नी पेट में थी, मुन्नी जो छोटी वाली बच्ची है वो पेट में थी, उसको छोड़कर चला गया। उसने पीछे कर 5 सालों में ये नहीं पूछा घर पर फ़ोन मिला के या जो भी है कि लड़का था या लड़की थी पेट में, यानी कि कुछ भी 5 सालों में बातचीत नहीं हुई। और जब हमारी बात, देखो मैंने भी 2-3 साल करी थी बात, उसके बीच ये अकेली रहती थी। जब बच्चे बीमार होते थे, मुझे पता है खुद बुखार आता था, 101 एक बुखार इसको, और बच्चे की दूसरे की तबीयत खराब। एक माँ कंधे पे बैठा कर, और तब की इसे बुखार आ रहा है सीमा को, और दूसरे बच्चों को हॉस्पिटल ले जा रही है। तो वो चीज़ की मुझे भी एहसास होता था इस चीज़ का। मैंने कि यार कैसी सोच है वहाँ के आदमियों की, कैसी सोच के बंदे हैं। खैर एक इंसान इंसानियत नहीं समझ पा रहा, तो क्या समझेगा? सही बात। आपने इंसानियत की वो मिसाल दी है जो मुझे नहीं लगता कि हर कोई दे सकता। तो 7वें दिन के बाद जब आपने इन्हें अपने बच्चों को लेने गई और अपना सामान-वामान जो भी अपना आधार कार्ड जो भी वहाँ का होता है पासपोर्ट, उसके बाद क्या फैसला हुआ क्या करना है अब? उसके बाद से मैंने इनसे ये कहा, फिर उसके बाद नेपाल से आए थे, उसके बाद आपके अब्बू मरे थे ना सर? हाँ, मेरे अब्बू पहले ही मर गए थे। जब नेपाल आए थे उससे पहले ही इनके अब्बू ख़त्म हो गए थे। तो इनके अब्बू ही इनका खर्चा चलाते थे। जो भी है इनके अब्बू ऑटो चलाते थे, ऑटो चलाकर इनका खर्चा चलाते थे। खर्चा चलाते थे, अब इनके अब्बू थे, अब्बू के बाद इनका खर्चा कौन चलाएगा? कोई भी नहीं था। कौन चलाएगा? एक किस माँ या वो तो भी- बच्चे को सँभाल पाएगी, बच्चों को नहीं सँभाल पाएगी तो एक काम पे जाएगी, काम पे जाएगी तो बच्चे फिर इधर-उधर घूमेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का मुझे भी ये एहसास हुआ। मैंने कि यार एक माँ के 4 बच्चे हैं और छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर ये कमाने के लिए जाएगी तो बच्चे छोटे-छोटे कहाँ पर घूमेंगे? किससे कहेंगे पापा, किससे कहेंगे मम्मी, कहाँ से खाना खाएँगे, क्या करेंगे? तो हमने सोचा, फिर 7 दिन के बाद वहाँ पर नेपाल 7 दिन हमने प्लान बनाया, वहाँ पर ये सारी बातचीत करी। मैंने कि यार सीमा कुछ बताएँगे क्या प्लान बनाया?
वही करा कि देख तू है अकेली, और देख मुझे भी इस चीज़ का एहसास होता है, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी दिल की इंसानियत है। खैर वो मुल्ले पाकिस्तान के जो भी सोचते होंगे, पर मेरे अंदर ऐसी इंसानियत नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ दूँ। और 6 बच्चे और होते, मैं उनको भी अपनाता इस चीज़ में। चाहे कितने भी होते। हाँ, मैं और अपनाता। तो बहुत ये अच्छी बात है। बस यही है कि गलत बच्चों को पैदा कर कर छोड़ देना, ये आदमी की इंसानियत नहीं है। छोड़ के चला गया और दूसरी शादी कर ली। खैर जो भी करा उसकी सोच है, जो भी होगी उसकी। तो जब आप दोबारा गए, बच्चों को लिया, सब कुछ लिया, आपने अपनी फैमिली को बताया होगा, जो भी है, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं कि क्यों जा रहे हो, क्या वजह है, नहीं, यहीं रुक जाओ? मेरी फैमिली जो थी ना, जो मेरे मामा वगैरह थे, जी। उन्होंने तो मेरे से रिलेशन तोड़ दिया था, क्योंकि कुछ मसले मसाइल हो गए थे। तो वो मुझसे पूछते भी नहीं थे। हाँ, अब्बू थे, जो मेरे पिता थे, वही मेरे साथ थे। बस उन्हीं से ही मतलब सब कुछ मेरी दुनिया थी। जब उनकी डेथ हो गई तो किसी ने पूछा ही नहीं कभी फ़ोन करके कि तुम ज़िंदा हो कि मर गई हो, बच्चे बीमार हैं। ना मेरी फैमिली ने, ना ही गुलाम हैदर की फैमिली थी, ना उसने कभी पूछा कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे कैसे हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। तो मैं ही थी खुद, मैंने ही फैसला लिया, मैं ही चली आई। पीछे आपने देखा होगा कि मेरी एक बहन बन के एक ही औरत आती है मीडिया चैनल पे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं आया मेरी माँ-बाप की फैमिली में से। क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था मुझसे, मुझे उन्होंने छोड़ दिया था, मरे जिए उसकी अपनी ज़िंदगी है। तो इसलिए मैं चली आई, कोई पूछने वाला नहीं। क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका कोई इस्तेमाल कर रहा है? नहीं, सचिन जी बहुत अच्छे इंसान कि थे। कोई एक ऐसा ही लड़का सा मेरा इस्तेमाल कर लेगा, मैं वहाँ चली जाऊँगी, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, या मेरे साथ कोई धोखा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लगा आपको? हमने 3 साल बात करी, मुझे बहुत विश्वास था इन पे, और क्योंकि समझ में मुझे चीज़ें आ रही थी और मेरे पास एक कोई सहारा भी तो नहीं था, मेरे पास जो भी थे यही थे। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में जैसे ज़िंदगी गुज़र जाती, बट फिर मैंने कहा कदम उठाऊँगी। सचिन के बगैर रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। सचिन एक अच्छा इंसान था और उसके बाद हमारा प्यार भी बहुत ज़्यादा हो गया था। जब नेपाल से हम जब दोनों वो अलग आज भी हुए थे, दिखता है। हाँ, हम दोनों नेपाल से जब अलग हुए थे ना, तो वो ये यहाँ रोते थे, मैं वहाँ रोती थी, यार क्या हो गया, हम अलग क्यों हो गए, हमें साथ जीना है। हम नेपाल में मिले ही इसलिए थे कि क्या हम, क्योंकि मेरी इनसे मैं 6 साल इनसे मैं बड़ी हूँ, ठीक है? एक तो ये बात थी, ऊपर से क्या क्या पता हम दोनों अब ये फिर बाद में यही बातें हों कि शादीशुदा है या ये है या वो है। हमने एक-दूसरे को जानना, पहचानना ज़रूरी समझा। ठीक है, तो फिर हमने ये फ़ैसला लिया कि हाँ, हम मिलेंगे या रहेंगे साथ में। सिर्फ़ हम दूसरे जानने के लिए हम नेपाल मिले थे, उसके बाद हम गए, हमें चैन ही नहीं आ रहा था, ये यहाँ रो रहे थे, मैं वहाँ रो रही थी, और हमारे अंदर पता नहीं अलग ही तरह की फ़ीलिंग आ गई थी। अगर इसके पिताजी इनकी शादी-वादी की बात करते थे, तो मुझे अजीब-सी जलन होती थी कि नहीं, सचिन तो मेरा है, सचिन तो मेरा है। तो उठा लिया कदम कि अब जाना है और हमें एक साथ जीना है, एक साथ मरना है, और भगवान ने हमारी पूरी मदद करी। ये मतलब मैं अपने कर्म मानती हूँ, हमारा सच्चा प्यार मानती हूँ कि हम कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी की एक बात सुनी थी मैंने, कहते हैं कि आप कोशिश करो, आगे मैं खुद देख लूँगा। तो हमने कोशिश करी और आज हम साथ हैं। तो जब सीमा दोबारा बच्चों को लेके आई, तो आप नेपाल पहुँचे? आपने सीमा को रिसीव किया? नहीं। नहीं। मैं नेपाल नहीं पहुंचा था, हुँ। क्योंकि जब मैं पहली बार नेपाल गया था तो मैंने सारा रास्ता देख लिया था और मैंने इसको बोला था कि सलोनी बॉर्डर से आ जाना, और बस से वहीं काठमांडू में बैठते हैं। हाँ। तो ये काठमांडू नहीं उतर कर, ये काठमांडू तो उतरी, काठमांडू की इनकी फ्लाइट थी, हाँ। तो इनसे मेरी बात नहीं हो पाई क्योंकि नेटवर्क इशू हो गया था, तो इनकी बात नहीं हो पाई। तो ये काठमांडू से बस में बैठकर ये पोखरा आ गए। हुँ। पोखरा आ जाने के बाद फिर पोखरा में रात होने लग गई। रात हो जाने के बाद तो बच्चे थे छोटे छोटे, मैंने बोला, मैंने कि एक काम करो, और बस भी मिल नहीं रही थी उस टाइम, मैंने कि पास ही में कोई होटल होगा, तुम होटल पे रेस्ट करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ, क्योंकि बच्चे भी चार चार थे, पीछे से एक लेडीज़ का लाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और बैग भी थे, कपड़े लत्ते भी थे वो। तो मैंने इसको बोला कि होटल पे एक दिन रेस्ट करो, उसके बाद आना यहाँ से। तो मैंने जब ये होटल पर रेस्ट कर रही थी, तो मैं शाम को फ्री हो गया, हो जाने जब मैं दुकान पे था, दुकान पे ही काम कर रहा था, तो मैंने सीमा को बोला, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है। फिर मैंने गाड़ी वाले से बात कराई, मैंने उससे ये कहा कि भाई मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बस हार घूमने के लिए गए थे, ठीक है, और नेपाल में तो हमने पहले शादी कर ही ली थी, तो ये मंगलसूत्र और ये सब चीज़ पहन पहन कर आई थी, तो
मैंने गाड़ी वाले से मैंने कि भाई ये मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, तो किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई इस वजह से इसको आना पड़ रहा है, वरना मैं आता हूँ और घूमने के लिए। वहाँ से बस आती है नेपाल से इंडिया दिल्ली। नेपाल से दिल्ली के लिए बस आती है, तो उससे मैंने बात करा कर और इसके पास पैसे भी कम पड़ गए थे जब ये आ रही थी, तो बस की टिकट के लिए भी पैसे कम पड़ गए थे, शायद 3500 या 4000 रुपये कम पड़ गए थे। तो मैंने कि सीमा को बोला कि सीमा पैसे ऐसे हैं तेरे पास? इसने बोला हाँ हैं पैसे। तो इसने टिकट करा ली, उसके बाद कराने के बाद रात को जैसे ही नेपाल से इंडिया में क्रॉस करी, रात को 12 बज रहे थे 11, तो होटल तो खुले रहते हैं ऑन रोड, तो होटल पर बस रुकी। रुक जाने के बाद बंदी मुझसे ये नहीं कह रही, जब उस टाइम हमने वो रखे थे खरबूजे तरबूजे जो होते हैं, मैं जंगल में लौटा था तो उनकी देखभाल करता था, दुकान से आकर जंगल चला जाता था। तो 12 बज रहे थे, 12 बजे के समथिंग में ना तो इसने कॉल करी मेरे पास में कि मैं करके देखूँ कहाँ पर आ गए कहाँ पर नहीं, क्योंकि बस में भी नेटवर्क ठीक नहीं आ रहे थे। तो मैंने किसी से बात कराई कि भाई इसे हॉटस्पॉट दे दो थोड़ा, हॉटस्पॉट से बात होती हुई आई, तो होटल पर बस खड़ी थी और आप भी भूखी थी और बच्चे भी भूखे थे। मुझसे ये कहने की इनकी वो नहीं पड़ी हिम्मत कि मैं मीना जी से कहूँ कि हम भूखे हैं और पैसे मंगाऊं कि हम खाना खाएं। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कि यार बस तो अलग ही दिख जाती है, अब शीशे के साइड में बैठती है तो वो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं पेड़ घर, तो चुप खड़ी थी बस। मैंने कि बस तो खड़ी दिखे है, मैंने कि यहाँ खड़ी है। मैंने कि कहाँ पर? मैंने कि होटल। मैंने कि कुछ खाया? मैंने कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया। तो जाकर मैंने ये धमकाई प्यार में धमकाई। हाँ, मैंने कि तू एक बात बता, तैने जब इतना बड़ा फैसला ले लिया तो इस पे एक बार कोई फोन नहीं करा जाता था? तो एक बार फोन तो कर लेती कि हम भूखे हैं, ऐसे ऐसे बात है। जब तू मेरे लिए वहां से आ रही है तो तेरी इतनी कहने की हिम्मत सब मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अब तो मेरी ही जिम्मेदारी बनती थी। तो उसके बाद मैंने 3000 रुपये होटल वाले को करे, मैंने कि तुम आराम से खा लो, खाना वाना खाकर तब आना। उसके बाद ही फिर पैसे तो कम पड़ गए थे, फिर गाड़ी वाले को भी मुझे ही करने पड़े। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सीमा इतना सारा धन लेकर आई है, 2 बैग भर कर लेकर आई है या जो भी लेकर आई है। खैर उनकी सोच है, जो हकीकत है वो मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ आप सभी को, और ये ही सच है, यही हकीकत है। तो उसके बाद ये सुबह को यहाँ पर पहुंची। पहुंचने के बाद अगले पहले दिन ही, तो आने से पहले दिन ही मैंने सारी तैयारियां कर ली थी, कमरा किराए पे ले लिया था, क्योंकि घर वालों से मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ी कि 4 बच्चे हैं और ऐसे ऐसे ये आ गई हैं आने की, तो मैं कह देता तो जब आप लोगों ने शादी भी करी तब भी घर वालों को नहीं पता था आपके? नहीं नहीं पता था तब भी नहीं पता, तब भी किसी को नहीं पता था? नहीं तब जब ये यहाँ आ गई आपने कमरा ले लिया उसके बाद बताया? हाँ, उसके बाद पता पड़ी। तो कमरे पे हम रहे कुछ दिन। 10-15 अभी ये सीमा बोलने लगी, मैंने कहा यार बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है, मैंने कहा बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई के लिए बच्चों का आधार कार्ड नहीं था और वो सबसे ज़रूरी होता है स्कूल के लिए। जी। ठीक है, तो उसके बाद हमें इतनी जानकारी नहीं थी। खैर इन चीज़ों से तो हम अलग थे, या पुलिस के मामले से या जो भी है, आज तक हमने थाने का मुँह नहीं देखा था इससे पहले। ठीक है ना, जिप्सी हाथ भी लगा के छुई थी। तो उसकी जिप्सी? हाँ, पुलिस से हाँ, कोई वो नहीं करती, क्योंकि क्राइम कोई बैकग्राउंड में कोई क्राइम मैंने तो किया नहीं कभी। मतलब आप इंडिया आ गए, आप 10-15 दिन रहे भी, हाँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था? कुछ नहीं नहीं, पता बहुत था। कम। उसके बाद हम आधार कार्ड बनवाने के लिए हम बुलंदशहर गए, तब की मुझे ये भी पता नहीं था कि वो अपना जिला अलग लगता है, अपना कोड वहाँ मैं पर 13 मई को यहाँ आई थी और हम कौन जुलाई से साल में? 23 में, 23 में। और फिर हम जुलाई में हम गए, जून पूरा रही थी मैं, मई रही, फिर 30 जो है ना 30 जून को हम लोग गए थे। आधार कार्ड बनवाने? हाँ, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि जो एक दो जिनके दोस्त थे, जिनके एक दो को पता थी कि ऐसे तुम बनवा लो बन जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं हमें लीगली बनवाने हैं। मैंने कहा मुझे, क्योंकि मैं सचिन की बीवी हूँ, मुझे ठीक से रहना भी, ढंग से रहना है, बच्चों की जिंदगी है और मुझे सच्चाई बतानी है, छुप के नहीं रहना।
तो हालांकि हम छुप के रहते हैं, हम आज भी छुपे ही होते। आज भी कोई जानते नहीं। हाँ बट आज भी किसी को नहीं पता होता आप पाकिस्तानी। हम दोनों ने खुद, मैंने ज़्यादा इनको प्रेशर की डाला कि मैंने कहा नहीं, हमें लीगली रहना है, हमें वकील करना होगा। फिर हम इनके किसी ने चाचा लगते हैं, उन्होंने कहा कि मैं वकील हायर करता हूँ, आप लोग चलो। फिर पहले ये गए बुलंदशहर में, फिर मुझे बुलाया कि आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने उनको, मैं सारी पासपोर्ट जो भी मैं अपने साथ लाई थी, वो सारे मैंने वकील को दे दिए। फिर वकील मुझे कहने लगा कि ठीक है, आप लोगों ने शादी कर ली है तो आपका काम हो जाएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हमारे बच्चों के आधार कार्ड बन जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे। फिर हम लोग लौटे हैं तो वहीं से लाइफ ट्विस्ट हो गई है। हाँ, उसी से फिर अगले दिन सुबह सेकंड डे उसी वकील ने आके थाने में इन्फॉर्म कर दिया, उसी दिन ही शाम को। फिर तो सुबह को हमें पुलिस ढूंढ रही, तो हमें लोगों ने बताया कि पुलिस तुम्हें ढूंढ रही। तो हमें डर लगा कि हमें जुदा ना हो जाए। फिर हम यहाँ से भागे, हम दोनों। कहाँ? हम लोग भाग मथुरा में पानीपत गांव है, पानीपत। उस पानीपत गांव में हम रहे एक दिन एक दिन या सेकंड डेढ़ डे दिन पुलिस को पकड़ वहाँ पर रहे। वहाँ के पानीपत गांव के भी बहुत अच्छे लोग थे, क्योंकि हमारे साथ भी 4-4 बच्चे थे और हम थे। तो उन्होंने भी हमारी समझने के बाद कोई 2025 कोई अपने पास से हमारे पास थे बस। कोई अपने पास से सिलेंडर दे रहा है, कोई बर्तन दे रहा है, कोई हमारे पास तब तो कुछ नहीं था, बस बच्चे थे और कपड़े थे, बस और कुछ। गाँव में आज भी वो प्यार है जो शहरों में नहीं मथुरा बचा। पानी गांव में तो सबने सब कुछ दिया, किसी ने बाल्टी दी, किसी ने कुछ दिया। उसके बाद हम 1.5 दिन वहाँ पर रहे। डेढ़ फिर दिन रात बाद दिन में गए, रात को हम रहे, सुबह को पुलिस ने हमें पकड़ लिया। उसके बाद हम दोनों खाना बना रहे थे, चूल्हे उसके बनाकर। बाद जैसे पुलिस ने हमें पकड़ लिया, मतलब सचिन और मैं रोने लगे, उनके आगे हाथ जोड़ा, भाई हम गलत नहीं है, हम प्यार में, हमें अलग कुछ भी करना, हमें अलग मत करना। मैंने एक ही बात उनको कही, कुछ भी करना, ना मुझे पाकिस्तान भेजना और ना ही मुझे सचिन से अलग करना, बाकी सब कुछ मम्मी स्वीकार है। तो वो अच्छे पुलिस वाले थे और यूपी पुलिस है ही अच्छी। तो उन्होंने कहा अगर आप गलत नहीं हो ना तो आप डरो मत, अगर आप गलत हो तो आपकी खैर में। मैंने कहा ठीक है। फिर हमें लेके गए, हम रोते रहे, हम 3 दिन बिल्कुल सिर्फ रोते ही रहे। हमने ना खाना खाया ना पानी पिया। बच्चों को पुलिस वाले खाना खिला रहे हैं, बच्चों का बहुत केयर कर रहे हैं वो लोग। छोटे से थे तो बच्चों को पता ही नहीं थे कि हम कहाँ हैं, क्या है। तो उनकी केयर कर रहे हैं। कुछ ने बदतमीजी भी करी, कुछ ने थप्पड़ भी मारे, कुछ लोगों ने तो मतलब हर तरीके से पूछताछ हुई। तो और एक जांच का विषय था वो। और ऐसे नहीं सचे, ऐसे सचिन को कहीं ले जाते थे, मुझे कहीं ले जाते थे, क्योंकि बातें मैच होती हैं कि नहीं, या ऐसी कुछ भी चीज़ें थी। मैंने इनको यही कहा, सचिन जो हमने हमारी ज़िंदगी थी, जो सच्चाई थी वही बताना और वही मैं बताऊँगी। क्योंकि जो है वही हकीकत है और भगवान पे छोड़ते हैं। अगर हम सच बच गए, हम सच्चे होंगे तो हम बच जाएँगे। अगर दिल में मेल होगा तो कोई नहीं हो रहा, जो होगा देख लेंगे। हम दोनों ने यही सोच लिया कि हमें अलग नहीं होना, बाकी साथ मिलके हम सब देख लेंगे। तो आपको डॉक्टर एपी सिंह सर कैसे मिले? फिर तभी यही समय था, मतलब मीडिया और बाकी लोग तो आप जब टॉर्च कैमरा के सामने आए, जब आपसे ऐसी-ऐसी बातें की जा रही थी कि आप पाकिस्तानी बहुत जासूस हो, गंदे आ आए हो, वो हो, तो कुछ कैसे ये आपने सब हैंडल किया और आप सर के कॉन्टैक्ट में कैसे आए? मतलब बहुत लोगों ने हमें बहुत टॉर्चर किया, पूछताछ ये वो, हम परेशान हो जाते थे, रोते रहते थे। इतना डर हमारे अंदर था, बस क्या ही बताऊँ। फिर हमें इनके बारे में किसने बताया और फिर पापा, मम्मी जो भी हमारे बड़े-बड़े वो हैं गाँव उन्होंने बताया था हमें आकर कि सुप्रीम ऐसे कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो आपके मदद कर सकते तरफ हैं। बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छा फिर मैंने बोलते हैं। एक वीडियो देखी जिसमें इनकी बातें मुझे लगी कि यार ये तो मेरे मन की बातें कर रहे हैं। फिर हमने मम्मी-पापा जो भी हमारे घर के बड़े-बड़े लोग थे, सब लोग इनके ऑफ़िस गए, इनसे प्रार्थना करी कि भैया आप केस लो ये। फिर जाके जान में जान आई, फिर जब सचिन को ले जाते उठा के, मैं भैया को छुप-छुप के कॉल करती, भैया मैं ये है कि भैया मुझे दिलासा देते, तो कुछ भैया क्यों कहा आपने इनको? मेरे अंदर से भैया निकला क्योंकि के लिए। जितनी भी मेरी सर से बात हुई है, एपी सिंह सर से, वो आज भी भाई का फर्ज निभाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। आज तक निभा रहे हैं। और उन्होंने मतलब जितना भी मैं उनसे मिला हूँ या जितनी भी आपके बारे में बात हुई, वो कहते हैं मैं मरते दम तक निभाऊंगा। बिल्कुल तो निभाया। आपने इन्हें भाई क्यों माना? मेरे अंदर से वही आवाज़ आई भैया, मैं इनको शुरू में ही भैया का, मतलब मैं बहुत दुखी थी, मैं रो रही, फिर इनको फ़ोन कर रही। मतलब खाट के नीचे छुप के, हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, किसी का फ़ोन लेके मैं एपी सिंह भैया कॉल, एपी सिंह भैया मैं क्या करूँ? सचिन को ले गए, सचिन को 3-3 दिन नहीं लाए, मैं भूखी रोती रहती मंदिर के भगवान के आगे। एक्चुअली मैं एक दिन हम जेल में ही थे हम लोग, मैं, मेरे बच्चे, हम सब जेल में थे। वहाँ छोटा-सा मंदिर भी है दुर्गा माँ का, मैं उसके सामने इतना माथा टेक के रोई ना
कि मैंने कहा मेरी गलती हो सकती है, मेरे बच्चों की गलती नहीं है, माँ हमारी मदद करो। मैं बहुत रोई। उसके सेकंड डे हमें पता पड़ा कि तुम्हारी बेल हो गई। तो मैं उसी माँ का दुर्गा माँ का आशीर्वाद मानती हूँ। फिर मैं उस घंटों मंदिर जाके रोती थी, इनको कॉल करती थी, भैया मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर ये मुझे समझाते थे। मैं समझी भगवान ने आशीर्वाद के तौर पे मुझे डॉक्टर वीके सिंह भाई के रूप में दिए हैं, और मैं कोई बहुत ही अच्छा मैंने पुण्य किया होगा जिनके जो मुझे ये मिले हैं। सही में बता रही हूँ। फिर भैया के आने के बाद तो सब कुछ ठीक होता ही गया, होता ही गया, होता ही गया। ये जिसके भी लाइफ में आते हैं सब ठीक हो जाता है उससे। सीरियसली सब कुछ सर होता आपको है। नहीं कभी ऐसा लगा कि कोई जासूस है जो आपसे मिल रही है, या कोई झूठा केस है, या कोई ऐसी चीज है कि भारत को हार्म कर सकती? हाँ, नहीं मैं पहले दिन जब मिला आके, इनके सब लोग किसान यूनियन के संगठन के लोग, भारतीय किसान भानु, भारतीय किसान मास्टर स्वराज सिंह, उस संगठन जो मैंने किसानों के बिल के लिए लड़ाई लड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, स्टे दिलाया था, इसलिए बहुत खुश थे वो लोग। वो सब लोग इनके परिवार को, मीना समाज के लोगों को हमारे ऑफिस में जब लेके गए, तब उसके बाद हमने जब डॉक्यूमेंट लिए, सब पेपर लिए, सब तैयार किए। तैयार करने के बाद में मिला आके रघुपुरा में, तो मेरी बहन भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जी 25 वर्षों से, गीता चौहान जी एडवोकेट हैं, अनीता चौहान जी आयुर्वेदा वेलनेस सेंटर चलाती हैं, वो भी आई, और सब लोगों ने आके देखा। तो हमें भी, हमारे जूनियर थे, एडवोकेट थे सब, तो सब ने देखा और इस बात को हमने पूछा कोई ऐसी बात तो नहीं। तो भैया जो शब्द निकला पहले ही, पहली बार भाई भैया भैया, तो हमने कि भैया का अर्थ समझती हूँ भारत, कि हाँ भैया का अर्थ समझती, भैया तो भैया होता। तो ये भी उस पर आज भी चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ। और उसी के बाद मैंने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लगाई, और उस याचिका पर सारे डॉक्यूमेंट लगाए हमने। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान एम्बेसी को भेजे हुए हैं। पाकिस्तान तो हर बार अड़चन डालता है, हर काम में अड़चन डालता है, हर जगह। एसआईटी की जांच हुई, एसआईटी की जांच अभी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही, तो भी पूछताछ। और हमने कहा, गृह मंत्रालय में भी कहा, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी से भी कहा, अदालतों से भी कहा, बेहतर से बेहतर जांच कराइए। आपको लगता है गृह मंत्रालय से जांच कराएं, एसआईटी और जांच कराएं, सीबीआई जांच कराएं, एनआईए से जांच कराएं। आप देश के महामहिम रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी निगरानी में जांच कराएं, जो बेहतर से बेहतर जांच करा लें। पॉलीग्राफ, मैं ऐसा एडवोकेट था जो मैंने कहा आप पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, इनके भी कराइए, बच्चों के भी कराइए, जितनी जांच बेहतर से बेहतर। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आपके चैनल पे मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी जांच कराएं, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। सच है, अगर सीमा लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरियाद की, जो हमने नहीं देखा, केवल सुना है, और अगर वो 2023 में इस कहानी को फिर से साकार कर रही है, और पाकिस्तान जो हमें हर समय गोलियां भेजता, बम भेजता, बारूद भेजता, कभी 26/11 करता, कभी पहलगाम घटना, पुलवामा कांड, ये सब, संसद पे हमला, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला, ये करता, तो मैं पहला अगर प्रयास हुआ है पाकिस्तान से, सचिन ने प्रयास किया, सचिन के प्यार ने, मोहब्बत ने प्रयास किया, तो डोली आई है। तो जब डोली आई है तो डोली अच्छी बात है, डोली तो खुशहाली लाती है, डोली आती है तो खुशियाँ आती हैं, ढोल नगाड़ा बजता है, बैंड बजता है, बच्चे होते हैं, 0 नंबर के कपड़े आते हैं, तो ये खुशी अलग तरह की थी। और हमने प्रयास किया, उस प्रयास में मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का, धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, एनआईए का, एसआईटी का, गृह मंत्रालय के, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का, देश के सांसदों का, देश की मीडिया का, जिन्होंने, और देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, सभी देश के लोगों ने, हर तरह के लोगों ने, हर तरह से सीमा की मदद की, तन मन धन की, और मोरली सपोर्ट किया, हिम्मत हौसला बढ़ाया। राखी जब हमने, हमारे बांधी सीमा ने, और भैया दूज सीमा ने हमारे किया, तो इस देश के करोड़ों लोगों ने, करोड़ों युवकों ने, करोड़ों भाइयों ने सोचा कि ये राखी इस देश के भाइयों के बांधी गई है, और भाइयों का। अगर सीमा को कुछ लोगों ने यहाँ भाभी कहा, तो इस देश के करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ वो मेरी भाभी है, तो उसको माना। अगर बच्चों ने चाची कहा, तो करोड़ों लोगों ने सोचा, करोड़ों बच्चों ने सोचा हाँ ये हमारी चाची है, ताई है, तो ये मौसी हैं, बुआ है, तो ये इस रिश्ते में चली।
और हमारी माता जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भी अपनी 2 बेटियों की तरह, जैसे उनकी 2 बेटियां हैं, उसी तरह से सीमा को भी अपनी तीसरी बेटी मान के किया। जब सीमा का विवाह एक तो नेपाल में हो गया था, उसके बाद जब भारत में हुआ, लोगों की इच्छा थी, 1 साल बीत गया, तो लोगों ने कहा कि 1 साल हो गया है, अब यहाँ वो मैरिज एनिवर्सरी मनाएं, तो लोगों ने कहा नहीं, शादी किसने देखी, हमने लोगों ने तो देखी नहीं, न शामिल हुए। जिस तरह से देश के 140 करोड़ लोग, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग शामिल, भारत के लोगों ने स्वीकार किया, भारत में भी विवाह हुआ। यहाँ के लोगों ने जब कहा कि हाँ विवाह, तो पूरे रीति रिवाज परंपरा से सप्तपदी, सप्त फेरे, मेरी माँ ने जब सीमा का कन्यादान लेकर सचिन के हाथों में सौंपा, पूरी दुनिया ने खुशी के साथ तालियां बजाई और खुशी की कि हाँ, माँ हो तो ऐसी हो। और भारत की सभ्यता थी, भारत की संस्कृति थी, सनातन धर्म का रीति रिवाज और परंपरा थी, जो इस आधार पर वहां स्वीकार किया। और सीमा ने भी, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, 3 साल हो गए हैं, फक्र है, मुझे विश्वास है कि सीमा ने भी उन परंपराओं को जो सनातन धर्म में उसने सीखी, मेरी माताजी ने उन्हें सिखाई, इनकी सास ने सिखाई, इनके ससुर ने सिखाई, मीना समाज ने सिखाई, यहाँ के लोगों ने सिखाई, परिवार ने सिखाई, तो उस आधार पर पूरा चलने का प्रयास किया। पहली बार जब होली मनाई, दिवाली मनाई, भैया दूज, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, हरियाली तीज, करवा चौथ, नया साल, हिंदी नव वर्ष कैसे मनाया जाता है, कैसे चंद्रमा की पूजा की जाती, कैसे तुलसी की पूजा की जाती, कैसे सूर्य की पूजा की जाती, कैसे महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, कैसे नवरात्रों के व्रत रखे जाते हैं, कैसे गंगा स्नान किया जाता है, कैसे सुबह को गंगा जल डाल के स्नान किया जाता है। जब जब हमने दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज हुआ, गंगा जल ला के दिया, रेती ला के दी, प्रसाद ला के दिया, रुद्राक्ष की माला ला के दी, अयोध्या से तुलसी दल मा के दी, सुंदरकांड ला के दिया, और सुंदरकांड का आयोजन यहाँ हुआ, इनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। ये सब जितनी परंपराएं थी, उन रीति रिवाज परंपराओं को सीमा ने अपने जीवन में अपनाया, अपने रोम रोम में अपनाया, अपने दिल से, जुबान से, आत्मा से, मन से, शरीर से, और उसमें सचिन ने बिल्कुल पग पग पर पूरा साथ दिया। और ये विश्वास है और ये भावना है कि अगर सचिन ने जब बच्चों को लाने की बात हुई, तो मुझे याद है वो जब सीमा भावुक हो जाती इस बात को कह के, जब सचिन ने कहा बिना बच्चों की माँ नहीं, माँ के बिना बच्चे नहीं। सचिन ने कहा कि मैं रोटी बाद में खाऊंगा, मैं कपड़े बाद में पहनूंगा, मैं चैन से तब बैठूंगा जब तक तुम्हारे बच्चों को चैन, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका अच्छा भविष्य न कर दूं। तो उसके लिए लगातार संघर्ष किया गया है। बात ये कह देने से कि हमारा देश या हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा अगर दिया, तो हमारे देश के लोगों ने, हमारी सरकारों ने, हमारी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार ने ग्राउंड जीरो पर भी अक्षर सा करके दिखाया कि सीमा की अगर 4 बेटियां थीं, तो उनको भी स्वीकार किया। आज उनकी शिक्षा भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, उनके भविष्य के बारे में भी अच्छा है, और वो अच्छा कार्य करके भविष्य के लिए अच्छी तरह पढ़ रही हैं। तो जब आपको बेल हो गई, बेल होने के बाद जब आप आए, तो अब आपके मन में क्या चल रहा था? क्या था कि अब आगे क्या होगा? लोगों ने अलग-अलग तरीके से हमें कहा, कोई कह रहा कल तुम्हें भेज रहे हैं पाकिस्तान, कोई कह रहा परसों तुम्हें पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऊपर से लोगों ने धमकियाँ दी, पाकिस्तान के लोग अलग-अलग हथियार उठा के धमकियाँ दे रहे हैं। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मुझे तो पता था कि वो जिहादी लोग हैं। आज भी मैं ये कहती हूँ, दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों को जानती हूँ, वहाँ की सोच जानती हूँ। मैं हिंदू बनी हूँ ना, उनके लिए ये बहुत बड़ा गम है, बहुत बड़ा दुःख है। तो आज भी अगर कभी उनको मौका मिलेगा, वो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म से वो इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं ना, शायद वो कुछ भी कर सकते हैं हिंदू धर्म को ख़त्म करने की। फिर हमारे भगवान के लिए पता नहीं कैसे-कैसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये पत्थर हैं, ये हैं कि जो इनकी पूजा करता है वो हराम है, उस वो दोज़ख में जाएगा। वो तो ये भी कहते हैं कि कुरान में ये लिखा है कि जो हिंदू हैं वो तो अंधे हैं, बहरे हैं, ये हैं, वो हैं, मतलब बहुत अलग-अलग चीज़ें हैं जो मैं खुद जानती हूँ। पर्सनली मैं मुसलमान रही हूँ, तो मुझे पता है कि उनकी नफ़रत क्या है। तो मैं डरती थी, मैं रोती थी कि भगवान, मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि मेरा इस्लाम धर्म से मन उठ चुका था और मुझे दिख रहा था कि सच्चाई क्या है। जिस तरह लोग, मैं ये सोची थी कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा कि कहेगा कि आप इसकी जान ले लो, आप इसके बच्चों को मारो।
तो लोग सरेआम धमकी दे रहे थे, तो मैं डरती थी, मैं रोती थी, मैं इनको कहती सचिन अगर 1% मुझे पाकिस्तान भेजेंगे तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं जैसे भगवान की पूजा कर रही हूँ, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी चीज़ है उनके लिए। तो डर तो बहुत लगा था। फिर मैं प्रार्थना करती थी, मैं दुआएँ करती थी, मैं कहती अगर मेरा विश्वास सच्चा है, क्योंकि मेरा हिंदू धर्म में तब नया-नया था, तो मैं एक तरह से भगवान को आज़मा रही थी। मैंने कहा मैं आपकी हुई हूँ, अब आपकी मर्ज़ी, आप मुझे जहाँ भी ले जाओ। मैंने पूरी तरह से मतलब कृष्ण जी को माना, और उनका टैटू तो मैंने बहुत दिन बाद बनवाया था। फिर मुझे ऐसा लगता था कहीं से जैसे भगवान मुझे देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, मुझे कह रहे हो चिंता मत कर मैं हूँ। ऐसे फीलिंग आने लगती थी मुझे खुद से। फिर हम कहते नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा विश्वास सच्चा है। तो वैसा ही हुआ, और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी सरकार का, जो हिंदुस्तान की सरकार है। उन्होंने मुझ पे दया दिखाई, मेरे बच्चों पे दया दिखाई, आज हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये भारत की सरकार का भी बहुत बड़ा एहसान है हम पे। क्योंकि वरना कुछ भी ना करते, भेज देते वापस, कुछ भी ना होता। बट उन्होंने एक दया दिखाई 4 मासूम बच्चों पे और मुझ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती, और सच में पाकिस्तान की बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो मोदी योगी जी के फ़ैन हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर कि वो सच्चे इंसान हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। वो भी जो बातें थी वो सच में देखी हैं, मैंने महसूस करी हैं। तो आपके मन में क्या चलता था मतलब उस टाइम जब आपको बेल हुई तो कि क्या अब आगे की क्या होगा, क्या नहीं होगा? आपको कभी ये नहीं लगा कि सीमा मुझसे दूर हो जाएगी या मुझसे बिछड़ जाएगी? क्या मैं अकेला हो जाऊँगा या जो हमने फैसला लिया था वो अब खत्म हो जाएगा? क्योंकि चारों तरफ मीडिया, कैमरा और आप ही का नाम लिया जा रहा हो। देखिए, भारत का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। तो वो चीज़ हकीकत है, और हकीकत को वो करके दिखाया है, क्योंकि उसमें सीमा आई हुई थी पाकिस्तान से। यहाँ पर भी आकर मैंने जितना सम्मान किया था, इतना सम्मान हो रहा है और आगे होता रहेगा, ठीक है? और बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, वो सरकार ने भी करके दिखाया है, और उस चीज़ की सबूत सबके सामने है, क्योंकि आज सुरक्षित है सीमा यहाँ पर, और हम दोनों साथ में हैं। जी। तो उस चीज़ के अनुसार ही हम चल रहे थे। मैंने कि देखो, अच्छे के लिए अच्छा ही होता है, बुरे के लिए बुरा ही होता है। अगर हमने पिछले जन्म में या इससे पीछे, सीमा से पीछे या बचपन में कोई कर्म करे होंगे, तो वो हमें दिखेंगे, हमें नुकसान देंगे। अगर कुछ सही किया होगा तो हमारे लिए सही होगा। हमने भगवान के हाथ में छोड़ दिया था, ऊपर वाले के हाथ में था। जो भी होगा हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, पर वो हमारे लिए ठीक होगा। तो आज हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, और आगे से भी नए घर में भी शिफ्ट हो गए। जी, और नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। 1 महीना से समथिंग हो गया है, 25 से 20 दिन हमें शिफ्ट हुए को हो गया है। तो बच्चों के लिए जितना हमसे हो सकेगा और कर रहे हैं। हाँ, तो अब हम नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, और बच्चों के लिए ये घर भी बना दिया है, और आगे भी करते रहेंगे, और सोच रहे हैं बच्चों की शिक्षा और बच्चों के आगे देखभाल फ्यूचर के लिए। जी। और भी हाँ, अच्छे से अच्छे जितने हो पाएगा। एक बार को मुझ पे चीज़ ना हो, मैं सच बताऊँ, मेरे दिल के अंदर की बात ये है, वो यानी कि जो मेरी हकीकत है मैं अपनी बता रहा हूँ, कि बच्चे तो अपने हैं ही हैं, जो मेरे साथ के जो दोस्त होते हैं। मैंने 1.5 साल पहले बाइक निकाली थी किस्तों पे, तो मुझसे मना नहीं होती किसी के लिए। अब जैसे कोई बाहर बैठता रहता है कि सचिन बाइक की चाबी दिखाइए, मैंने कि ले ले जा। तो सीमा भी ये बोलती रहती है, मैं कि तुम हर किसी को बाइक की चाबी दे देते हो। चाहे मेरे पास चीज़, अगर मेरे पास चीज़ नहीं है, तो भाई मैं क्लियर मना कर देता हूँ कि मेरे पास नहीं है। अगर है तो भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं। और हालाँकि ये चीज़ सीमा को भी पता होगी, मैं अपने लिए चीज़ नहीं लेकर आता था। तो जब हम कमरे पे रहते थे, कमरे की बताऊँ, तो मैं 10-15 हज़ार रुपए महीने काम करता था। तो उसी में हम 1 महीना या डेढ़ 2 महीने रहे थे हम यहाँ पर कमरे पे। तो उसी में हम खर्चा चलाते थे। उसमें से ही 15,000 में से ही मैं घरवालों को भी देता था, अपने पापा-मम्मियों के लिए खर्चे को। तो और बाकी का हम भी अपना खर्चा चलाते थे। कितना मुश्किल वक़्त होगा वो। हाँ, तो उसके बाद मैं दुकान से आया करता था, तो आ जाने के बाद अब सीमा और मैं दोनों ही साथ में खाना बनाते थे। बनाने के बाद जब पहले, सबसे पहले मैं बच्चों को खिलाता था, बच्चों को खिलाने के बाद फिर हम दोनों बैठते थे, सीमा और मैं। उसके बाद
जब लगती थी कि हाँ 2 रोटी बची हैं तो उसके बाद मैं सीमा को ये कह देता था, मेरा तो पेट भर गया, तू खा ले। मैं छोड़ के चला जाता था। मैं 1 रोटी नहीं खाऊँगा, सीमा खा लेगी, मुझे उसमें ही संतुष्टि है। हाँ, ऐसे ही है। जी। वो तो समय बहुत आज बुरा भी था। इतने साल के बाद क्या वो प्यार वैसा ही है? बदला वैसा ही है और बढ़ता ही गया है और ही ज़्यादा आगे ज़िंदगी मेरा भी जी और अब हम एक नया मेहमान और आने वाला है। जी हाँ, अभी 8वाँ महीना भी चल रहा है। जी, 8वाँ महीना चल रहा है, सीमा को 1.5-2 महीने के अंदर एक नया मेहमान होगा, जी, छठा बच्चा। हाँ, जी, जी। बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और एक सवाल सर आपसे कि अगर आपको पीछे जाके कोई ऐसी एक चीज़ चेंज करनी हो, तो आप क्या करना चाहेंगे? या आप अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहेंगे? जी। नहीं, नहीं। कभी भी नहीं। अगर चेंज करनी हो, तो मैं एक ही चीज़ चेंज करूँगी, मेरा जन्म पाकिस्तान में ना होके हिंदुस्तान में होता। मैं हिंदुस्तान में ही पैदा होती, काश! ये इच्छा रहती, काश मैं यहाँ की बेटी होती और फिर तो अलग ही ज़िंदगी होती। आप मैं भी यहाँ की पढ़ी-लिखी बेटी हैं। होती, मैं भी आगे बहुत बड़ी मुझे एजुकेशन होती। मैं भी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से जीती। बहुत मतलब 27 साल मेरी ज़िंदगी के मुझे लगता है पता नहीं क्या ही थे। वेस्ट हो गए। ज़िंदगी मुझे लगता है कि अभी मैंने 27 साल के बाद में जी है और वहाँ तो क्या ही था, अपना बचपन, जवानी तो ऐसे ही चली गई, पता ही नहीं पड़ा। दुखों में, मार-पिटाइयों में, डर-डर के रहने में, गाना लाउडली नहीं सुन सकते आप। छोटी-सी आवाज़ देके सुनो, अगर कोई आदमी आ रहा है, जल्दी बंद करो, गाना चल रहा है, गुनाह है गाना सुनना औरत के लिए। आदमी के लिए सब सवाब है। तो मैं अगर चाहूँगी, अगर मेरा मैं ये मेरी प्रार्थना भी अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो भारत में ही हो। मुझे लगता है शायद कहीं न कहीं मुझसे कोई गलती हुई होगी जो मैं पाकिस्तान में पैदा हो गई, वरना मैं हिंदुस्तान के लिए ही थी। क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी बहुत पसंद है, आज़ादी, सुकून। हुँ। और आप क्या अगले जन्म में दोबारा से सीमा को पाना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल और मुझे ऐसी ही पत्नी मिले, बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ से लेकर मुझे यानी कि जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आती है, एक दूसरे बैठकर बातें करते हैं और बगैर कहे ये बात मान लेती है। अगर मैं कुछ भी करता हूँ तो ये मना नहीं करती, अगर गलत करता हूँ तो मना करती है, पर गलत करता ही नहीं हूँ क्योंकि सबसे पहले अपनी तो मैं बाद में सोचता हूँ क्योंकि मैं इनकी सोचता हूँ बच्चों की सबसे पहले। वो तो आज मैंने जब आप पकोड़े बना रहे थे तो देख लिया था। हाँ, पूरी हेल्प कर नहीं, दरअसल में क्या है, मैं अभी फ़िलहाल में इसकी पूरी हेल्प करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसको चल रहा है 8वाँ महीना, हुँ। ठीक है? अगर ये इस टाइम में ज़्यादा काम करेगी, तो वज़न का काम हुआ और ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ना हुआ, कपड़ा-लत्ता हुए, तो वो सब मैं ही इसकी हेल्प कराता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, पर इसमें शर्मा-शर्मी की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीमा सचिन एक हैं और सीमा सचिन एक ही रहेंगे। इसका काम मेरा है, मेरा काम इसका है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ, इसमें कोई शर्मा-शर्मी की कोई बात नहीं है। भाइयों, आप भी जैसे हम रह रहे हैं और बी अपनी बीवियों का भी ऐसे ही ख़्याल रखें। 2 दिन ऐसे ही ख़्याल रखकर देखो, आपको हकीकत दिख जाएगी और उसका सबूत सब दिख जाएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सर आप सीमा को क्या कहते हैं? पाकिस्तान की बेटी, भारत की बहू या कोई आईएसआई एजेंट? सीमा बेशक भारत में बहू है, पाकिस्तान में पैदा हुई, जन्म लिया, माता पिता, ये इसका दोष नहीं है, ये ब्रह्मा जी का दोष था, कहाँ जन्म दे दिया। आज मैंने वो दोष पूरा कर दिया। ब्रह्मा जी का, पुष्कर जी का प्रसाद दे दिया ला करके, जी, आशीर्वाद लाके दे दिया, जी, गौशाला की पटका दे दिया लाके। तो निश्चित तौर पर हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम का विश्वास। जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब G20 का सम्मेलन किया अंतरराष्ट्रीय ग्लोबली, तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ का नारा दिया। जी, हमारा सनातन धर्म जो सीमा ने अपनाया, पाकिस्तान में रह के अपनाया, फिर भारत में आई जी। और उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। जब यहाँ इसी घर में हवन हुआ, तो ब्राह्मण ने, पंडित ने क्या नारा दिया? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ये हमारी भावना है, ये हमारा घोष है। तो उसके हमारी सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, यथा धर्म यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है और जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ सनातन है वहाँ सत्य है और सत्यमेव जयते हमारे
भारत सरकार का उद्घोष है, हम उस पर चलते हैं, हम अपने जीवन में अपनाते हैं। और इसीलिए सब जांच कर लो और जांच कर ली और जांच कर लो। प्यार में आई है, मोहब्बत में है, गौतम बुद्ध के बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष पर चल रही है, तो भारत अपना रहा है। भारत सरकार भी अपनाए, उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनाए, उसके बच्चों को भी अपनाए, पूरी तरह से अपनाए। दोषी हो, सीमा के सामने कह रहा हूं, अगर ये आतंकी है, आपने जैसे सवाल, जासूस है, स्पाई है, आप डबल फांसी दो, हम फांसी का फंदा खींचेंगे, इसका डबल बार खींचेंगे। प्यार में है, मोहब्बत में है, तो उसे भारत की शरण स्थली बुद्धम शरण। जब देश के अन्य लोगों को नागरिकता मिली है, अदनान सामी को मिली, और लोग कितने हीरो हीरोइंस हैं, जी। सबको नागरिकता मिली है समय समय पर। आज भी नागरिकता का प्रोसेस चल रहा है। देश के मामले राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका हमने लगाई हुई है, हर तरह से है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। पूरे देश का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने देश का स्वीकार किया, और सीमा ने भी अपने सनातन धर्म के अनुसार सब पूरी तरह से कार्य किया। हमें भारत की न्यायपालिका पर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, एसआईटी पर भरोसा है। जब सीमा राखी भेजती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी को रक्षाबंधन पर राखी भेजती है, जब देश के माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को राखी भेजती है और राखी पहुंचती है, और वो पत्रकार पूछते हैं उनसे कि आपके पास राखी, तो वो कहते हैं राखी का सम्मान होगा। योगी आदित्यनाथ जी के पास, महाराज जी के पास राखी जाती है, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी के पास राखी जाती है, और ये सब देखा गया है। और सीमा जब पाकिस्तान में थी, तब भी हमने वो लड़ाई इस्लाम के लिए लड़ी, यहाँ की बहन बेटियों की लड़ी, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट से क्वैश कराया। ये देखा करती थी वहां कि भारत इकलौता देश है जिसने भारत की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, बहुत आदर दिया। यहाँ एकल पत्नी का विवाह, एक पत्नी का, तो पति पत्नी सचिन भी प्यार करता है। और करवा चौथ का व्रत तो इस बात को बताता है, आपने पूछा कितना, 7 जन्म तक का हमारा बंधन है। जी। 7 जन्म, 7 फेरे होते हैं, तो 7 जन्म तक का, हर बार जन्म लेंगे हम, हर बार पति पत्नी बने, तो ऐसा भाव हमारे यहाँ है। और मैं उसमें कहता हूँ, हर बार ये मेरी बहन बने, हर बार मेरी माँ की बेटी बने, और हर बार हम भाई बने, और हर बार बच्चों के हम मामा बने। मामा में डबल माँ होती है, माँ तो डबल मामा का प्यार होता है, जिम्मेदारी होती है, भावना होती है। आज लोग इस देश में घरों में प्रॉपर्टी के लिए बहनों को दूर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन अनमोल है, बहन की दुआएं भाई को बहुत लगती हैं, बहुत आशीष मिलता है। और बहन के यहाँ भी भाई को, मेरे माता पिता ने सिखाया, जब भी जाओ भरे हाथ से जाओ, दोनों हाथों में भरा होना चाहिए और जाना चाहिए। जब भी बहन बुलाए तो बेशक आप खाना खा रहे हो, खाना छोड़ दो और हाथ बहन के घर हो जाके इतनी जल्दी पहुंचो, इतने प्यार से पहुंचो, इतने सम्मान से पहुंचो, इतने आदर से पहुंचो। तो ये प्यार, ये भावना, ये आदर, ये प्यार, ये अमर है। भारत में तो इस तरह की भावना के साथ रहते हैं। वो कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। तो प्यार की परिभाषा यहाँ अलग है। इस देश ने प्यार के बहुत देखे। ये प्यार ही तो था प्रभु श्री राम का, जो राजा जनक की दुलारी अयोध्या को छोड़ा, जनकपुरी को छोड़ा, नेपाल को छोड़ा, और प्रभु श्री राम के साथ, अपने पति के साथ 14 वर्ष के वनवास पे चल दी। ये लक्ष्मण का प्यार ही तो था, अपने भाई के लिए चल दिए। ये प्यार ही भरत का था, जो खड़ाऊ सिर पर रखकर 14 वर्ष तक शासन कार्य चला दिया अयोध्या का। ये प्यार है। हमारी सभ्यता, संस्कृति बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ कहा जाता है, स्वास्थ्य गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। ऐसा भाव हम में होना चाहिए। और हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी का है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है, वो पढ़ा गया है, सुना गया है, और सब देखते हैं और उसको करते हैं, और मानना भी चाहिए। और हमारे देश के तो कई बार आपके सवाल हो सकते हैं, लोगों के बच्चों की संख्या, ये सब संख्या। हमारे आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं, बच्चे ज्यादा अच्छे, और हमारे देश के लिए बच्चे अच्छे हो, बशर्ते वो राष्ट्र हित के काम आए, देश हित के काम आए। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिन हाथों में RX लिखा जाता था दवाएं लिखने के लिए, उन हाथों से RDX लिखा गया। उन हाथों में, जिन हाथों में स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और
इंट्रावेनस का इंजेक्शन होना था, उन हाथों में AK-47 रिवॉल्वर, बंदूक, गोला बारूद मिला। तो इसलिए क्योंकि बच्चे अगर ज्यादा नहीं होंगे, सीमा के बच्चों पे लोग सवाल उठाते हैं, अगर डॉक्टर APJ कलाम अपने माता पिता के इकलौते या 2 संतान होते तो हमें डॉक्टर APJ कलाम नहीं मिलते। अगर नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की पहली और दूसरी संतान होते तो हमें नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया का बड़ा नेता नहीं मिलता। आज दुनिया में अगर भारत की पहचान है तो नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगर भारत के वीजा और पासपोर्ट की पहचान है तो इसके लिए हमारी भारत सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में 1 या 2 बच्चों वाली बात होती तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी अपने परिवार के 1-2 बच्चे नहीं है, उससे ज्यादा है। तभी हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने इसी उत्तर प्रदेश में, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था, दंगे हर महीने होते थे, जहां लूटपाट, मारपाट, मतलब माफिया राज, भूमाफिया, गुंडा राज का पर्याय बन गया था, उत्तर प्रदेश बन गया था, उसको उत्तम प्रदेश बनाने में योगी आदित्यनाथ जी ने जो भूमिका निभाई और भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का काम किया, उसका लाभ सीमा को मिल रहा है। सीमा क्या ससुराल है, सीमा के यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसका लाभ सीमा को मिल रहा है। हर घर योजना, धन घन योजना, हर जल कल योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सरकार जो काम कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण कर रही है, उसका लाभ बच्चों को मिलता है। तभी तो हमारे देश के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, ये सब एयर सर्विसेज में जाते हैं। आतंकवादी नहीं बनते हैं। केवल पाकिस्तान अपने प्रायोजित करता है, पाकिस्तान ऐसी बातें भेजता रहता है जिसकी वजह से ऐसी बातें होती रही हैं। लेकिन हमें, भारत बहुत अच्छा देश है, सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही। सीमा सौभाग्यशाली है कि सीमा भारत में आई और भारत की परंपरा, रीति रिवाज और उसको निभा रही है, अच्छी तरह रह रही है। बिल्कुल सब लोगों का प्यार मिला और इस देश के करोड़ों लोगों ने अपना तन मन धन लगा के स्वागत भी किया, सम्मान भी किया, आदर भी किया। कुछ लोग आलोचनाएं करते रहते हैं, उससे कोई बात नहीं। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाला पास में होना चाहिए जिससे वो बुराई करता रहे, तो आप आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और आप तरक्की करते रहें, ये आवश्यक हो जाता है। ठीक। बस सर, एक लाइन के साथ मैं ये पॉडकास्ट का अंत करूंगा जो हमारी टीम ने स्पेशली सीमा और सचिन जी के लिए लिखी है। सीमा जो सीमाओं को पार कर आई उसे सचिन ने अपना बना लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप हमारे शो पे आए जी, और आपने हमें थैंक यू। समय दिया। बहुत बहुत राम राम, जय श्री। अब हमारा इंटरव्यू हो रहा है, पॉडकास्ट जिसे कहते हैं। इनका चैनल का नाम है द कुछ भी शो बाय विराट। अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है। सम्मान देखो आप भी आ जाओ। सीमा के चचा ससुर स्टोरी के अब एक बार आप भी आ जाओ। सर, आप सबका तो कुछ भी शो में बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने घर पे बुलाया और पॉडकास्ट करने का मौका दिया। बहुत आभार प्रकट करूँगा आपके प्रति। आपके आने के लिए बहुत हमें भी अच्छा लगा। और आप दोनों को तो इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा देश ही आपको प्यार करता है और जानता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे फीलिंग आने लगती थी मुझे खुद से, फिर हम कहते नहीं कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारा विश्वास सच्चा है, तो ऐसा ही हुआ। और मैं धन्यवाद करती हूँ। गेम में बहुत सारे लोग आते थे बट उनके साथ बातचीत होते होते तो कुछ चीज़ें हमारी मिल रही थी, जैसे मेरी मानी जी और मेरे